आज हम बात करने वाले हैं सीएसआईआर की तरफ से रिलीज किए गए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। और मैं आपको बता दूं, ये जो रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है ये एक्चुअल में परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है एक तरीके से परमानेंट पोस्ट रहने वाली है ये। टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग जो है 16 डिफरेंट वैकेंसी को रिलीज किया गया है। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप 12वीं पास है, 12th अगर आपने पास किया है तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा हाई जो है क्वालिफिकेशन नहीं रखी है। 12th पास भी अगर आप हैं तो आप 12th पास भी क्या, 12th पास के लिए ही यहाँ पे एक तरीके से जो है 12th इक्विवेलेंट लिखा है। ठीक है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो मैं फटाफट से वो आपको बता देती हूँ कि आपका जो है एक ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा जो कि सीबीटी मोड में मेनली होगा। ठीक है, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा जिसमें कि टोटल 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो बच्चे पेपर 1 में क्वालिफाई होंगे उन्हीं को पेपर 2 जो है उन्हीं का पेपर 2 एक तरीके से चेक किया जाएगा, और जो पेपर 2 में सेलेक्ट होंगे उनका जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके बारे में जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये सिलेक्शन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही करना होगा। अगर ऐसा होगा कि मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए इंग्लिश सेलेक्ट किया है लेकिन बाद में आप हिंदी में अटेंड करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। मतलब ऑन द स्पॉट जो है चेंजिंग्स अलाउ नहीं की जाएंगी। ओके, तो यानी सिलेक्शन जो है आपका रहने वाला है सीबीटी मोड, साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पे रहने वाला है। इसके लोकेशन की बात करते हैं तो क्योंकि सीएसआईआर मेरी जो है वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, तो चांसेस हैं कि आपको जो पोस्ट मिलेगा वो या तो दुर्गापुर में मिलेगा। ठीक है, दुर्गापुर में मिलेगा, या फिर आपको लुधियाना में मिल सकता है, या फिर ये भी कहा है कि आपको डिफरेंट सीएसआईआर में भी ट्रांसफर मिल सकता है। उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो भाई परमानेंट पोस्ट है और आपको पता है परमानेंट पोस्ट में जो है यहाँ से वहां ट्रांसफर बहुत कॉमन सी चीज होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑब्वियसली एडमिट कार्ड चाहिए होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो रखी गई है मई में। ठीक है, मई 2025 में जो है आपका इसका एग्जाम हो सकता है। डेट इन्होंने बताया नहीं है, डेट ये अपनी वेबसाइट पे ही बता देंगे। और कहा है कि एडमिट कार्ड जो है आपको इनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा, उसी में मेंशन होगा कि एग्जाम कब होने वाला है, और ये सारा कुछ जो है आपको इनकी वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो है मतलब कि जो आपने फोन नंबर दिया है या ईमेल आईडी दिया है उससे भी आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है। वेबसाइट में तो मिलेगा ही, और इसके अलावा आपके फोन नंबर और जो ईमेल आईडी आपने दी है उससे भी आपको इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी जो है यहाँ पर आपका रखा गया है 36,000 पर मंथ। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है विद टाइम जब बढ़ता जाता है तो सैलरी में भी जो इंक्रीमेंट आता है, बट शुरुआती सैलरी जो है इतना रखा गया है। तो ये कुछ की डिटेल थी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अब अगर आप एक तरीके से आपने रफ आइडिया ले लिया कि ये पोस्ट किस बारे में होने वाली है, बहुत हाई फाई यहाँ पे क्वालिफिकेशन में नहीं है, तो चलिए इसके सारी डिटेल को हम समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो पहला ही नोटिफिकेशन है दैट इज रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल फाइनेंस अकाउंट एंड स्टोर एंड प्रोडक्ट कीपर का। ठीक है, तो इसी पे जो है हमें क्लिक करना है और हमारे सामने जो है सारा का सारा डिटेल चला आएगा। तो चलिए वन बाय वन हम समझते हैं और देखते हैं कि यस इसमें क्या क्या और चीजें मेंशन की हैं। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये एक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इस पेज को थोड़ा लोड होने दीजिए, आई थिंक ये टाइम ले रहा है। ओके, ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। लास्ट डेट जो है सबमिट करने की फॉर्म को वो है 16 मार्च 2025, और ये फॉर्म जो है 14 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं, इस बात का ध्यान रहे आपको। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, बोला है क्लिक हियर फॉर द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं हम। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। चलिए इस पीडीएफ को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर लिया है, तो उसको जो है हाईलाइटेड बेसिस पे हम जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे तो देख सकते हैं आप, दिस इज अ पोस्ट फ्रॉम सीएसआईआर मेरी, दैट इज सीएसआईआर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुर में सिचुएटेड है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल सिचुएटेड है। ठीक है, और इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर या सॉरी, एप्लीकेशन नंबर या पोस्ट नंबर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहा, और डेट जो है बोला गया है कि 14 तारीख को ओपन हो चुका है, 14 फरवरी को ओपन हो चुका है, 16 मार्च 2025 जो है इसकी आखिरी डेट रहने वाली है। वुमेन कैंडिडेट्स को इंकरेज किया गया है कि आप जो है इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट रखा गया है ऑन अ परमानेंट बेसिस फॉर दी जूनियर सेक्रेटेंट असिस्टेंट, दैट इज फॉर जनरल
फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टोर एंड परचेज का, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। और प्राइमरी जो मतलब जगह होगी जहां पे आपको प्लेस किया जा सकता है वो है CSIR सी मेरी का हेडक्वार्टर, जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। या फिर आपको जो है दैट इज फार्म मशीनरी, जो कि लुधियाना पंजाब में सिचुएटेड है, वहां भी पोस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट आपको इस बात के लिए रेडी रहना है कि आपको किसी भी CSI लैब या इंस्टीट्यूट में पोस्ट किया जा सकता है, तो उस बेसिस पे जो है आपको अपना मेंटालिटी सेट करके रखना है। इंस्टीट्यूट का वेबसाइट जो है ये रहने वाला है, जो कि हमने शुरुआत में ही देखा, जिस वेबसाइट पे हमने विजिट करके सारी चीजों को देखा था, ठीक है। चलिए अब हम पोस्ट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो उससे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट की, तो यू कैन सी हियर जो पहला पोस्ट है, पोस्ट कोड आप देखते जाइएगा। पहला पोस्ट है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल का, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है, नंबर ऑफ सीट 8 रखी गई है। SC के लिए 2, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1 और अनरिजर्व के लिए 4। पे लेवल जो है यहाँ पे 2 रहने वाला है। टोटल इमोल्यूमेंट्स आपको 36,000 पर मंथ यानी 36,000 पर मंथ मिलेंगे। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, दैट इज 10th+2 यानी कि 12th बोला गया है। 12th यानी 12th क्लास जो है पास होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड का। इंग्लिश में अगर आप देना चाहते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में अगर देना चाहते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे 28 ईयर्स रखी गई है, लेकिन रिलैक्सेबल है इन केस ऑफ SC ST के लिए जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। जॉब की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप की आपका मतलब कि सारा कुछ रहेगा। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर एंड परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, डिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइन्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये जो पोस्ट कोड था दैट इज जूनियर सेक्रेटेंट के लिए, सेक्रेटेंट असिस्टेंट जनरल के लिए, उसमें टोटल 8 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटेंट असिस्टेंट फॉर दी फाइनेंस एंड अकाउंट, उसमें टोटल 4 सीट है, एक ओबीसी के लिए और 3 अनरिजर्व के लिए। जूनियर सेक्रेटेंट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए जो है यहाँ पे अगेन 4 सीट है। SC के लिए 1, OBC के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 2, ठीक है। और सब बाकी सारा इमोल्यूमेंट्स यानी सैलरी 1 रहेगा, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी सेम रखा गया है, एज क्राइटेरिया भी सेम रखा गया है। अब मान लीजिए जैसे कि जूनियर सेक्रेटेंट असिस्टेंट में जो है सिर्फ OBC बोला है, SC ST नहीं बोला है, तो SC ST जो है अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। मतलब जो भी चीजें अनरिजर्व के लिए अप्लाई की जा रही हैं वही चीजें आपके ऊपर अप्लाई होंगी, जो भी छूट है वो छूट नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये चीज किसी भी पोस्ट में अप्लाई होती है। मान लीजिए खाली अनरिजर्व की अगर सीट देके रखी है और आप स्पेशल कैटेगरी के यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एज अ जनरल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, सिलेक्शन एंड सिलेबस की बात करते हैं, तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि इन्होंने मेंशन किया है CBT मोड में होगा, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। एंड दिस इज फॉर ऑल दी 3 कैटेगरी, दैट इज जनरल, स्टोर एंड परचेज एंड फाइनेंस एंड अकाउंट। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो होगा उसमें टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 को जो क्वालिफाई करेगा उसी का पेपर 2 चेक होगा, और उसके अलावा जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो पेपर 2 को जो क्वालिफाई कर लेगा उसी का जो है आगे चल के कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, दैट इज MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड जो होगा एग्जाम का वो 12th लेवल का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे। टोटल टाइम दैट इज 2.5 घंटे का दिया जाएगा। अब अगर हम पेपर 1 पेपर 2 की अलग से बात कर लेते हैं, तो पेपर 1 आपका 90 मिनट का होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस क्वांट चला आएगा, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट चले आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। मार्क्स जो है मैक्सिमम 200 का होगा। ये 2 मार्क्स कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं दिया जाएगा। अगर बात करें पेपर 2 की, तो इसको 1 घंटा दिया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे जनरल अवेयरनेस इंग्लिश मेंशन किया गया है। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स मिलेगा हर एक सही क्वेश्चन पे, और टोटल 150 मार्क्स का होगा ये सेक्शन। 1 नंबर जो है नेगेटिव होगा अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो। इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, 3 मार्क्स होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, 1 मार्क्स नेगेटिव मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो। और अगर टाई हो जाए तो क्या रूल अप्लाई किया जाएगा वो भी यहाँ पे मेंशन है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करी हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं, क्या होगा, कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, तो एक बार प्लीज आप इसे गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। और कहा किस हद तक जो है एक तरीके से मिस्टेक्स अवॉइड की जाएंगी, ये भी सारी बातें यहाँ पे लिख दी गई हैं, ठीक है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि क्योंकि आप CSIR कि मतलब CSIR सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है एक तरीके से एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो आपको और भी बहुत से अलाउंस दिए जाएंगे, जैसे कि हो गया DA, HRA, TA, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है।
एज रिलैक्सेशन एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम एज लिमिट जो है आपकी 18 होनी चाहिए, ठीक है। 18 से कम की उम्र है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सारी की सारी एज जो है वो 16 मार्च 2025 के बेसिस पे देखी जाएगी। ये बता ही दिया, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है उन एम्प्लॉय के लिए जो ऑलरेडी CSI लेबोरेटरी में या CSI इंस्टीट्यूट में जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इस टाइप की अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। ओके इसके अलावा यहाँ पे विडो, डाइवोर्स वुमेन और वुमेन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए भी यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इसको भी आप गो थ्रू कर लेंगे अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो। ओके नेक्स्ट जनरल कंडीशन में बोला है आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। अगर आपके मार्क्स CGPA, SGPA, OGPA में है तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। जो भी अगर आप स्पेशल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और बात बोलिए कि मान लीजिए अगर आप 10th पास हैं और आपके पास जो है डिप्लोमा है 3 साल का, तो उसको जो है इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा 12th से, यानी कि 10th पास है आप प्लस 3 साल का डिप्लोमा है तो वो जो है 12th के बराबर होगा, 12th क्लास के बराबर होगा, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो डिप्लोमा जो है अवार्ड मतलब कि वो डिप्लोमा आपका एक तरीके से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और रिकॉग्नाइज कोर्स से होना चाहिए। चॉइस ऑफ मीडियम जो भी आप पेपर में भरे एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे, हिंदी या इंग्लिश फॉर द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वही जो है फाइनल कंसिडर किया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो NOC लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चलेगा, तो मेक श्योर सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपने साथ रेडी रखने हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो आपको जो है अभी जो हमने शुरुआत में जो वेबसाइट जिसपे हम लोग विजिट करके हमने ये PDF डाउनलोड किया, तो उसी वेबसाइट दैट इज CSIR सी मेरी जो है दैट इज cmeri.res.in, इस पे विजिट करके आपको अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया भी था कि अप्लाई आपको कहाँ से करना है। फी की बात करते हैं तो 500 फी लगेगा यहाँ पे, लेकिन अगर आप SC ST इसके अलावा PWD एक्स सर्विसमैन है, CSR एम्प्लॉय है या फिर आप वुमेन कैंडिडेट है तो आपका कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। अच्छा ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ही एक तरीके से अप्लाई करना है, एक से सॉरी सबमिट करना है। एक एप्लीकेशन फॉर्म से ज्यादा अगर आपने सबमिट किया तो उसको मान्य मतलब मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक कैंडिडेट एक ही सेलेक्ट कर एक ही तरीके से सबमिट कर सकता है। मान लीजिए अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इन दैट केस आप सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म में ही जो है उस मल्टीपल पोस्ट के बारे में मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरने की और फी पे करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पर बोल दी गई हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजें आई गेस कवर कर ली हैं। ओके तो वही बोला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन मंथ ऑफ मई में हो सकता है 2025 में। आपको अपना कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड जो है इनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा, और इसके अलावा जो है आपको एडमिट कार्ड का इंफॉर्मेशन जो है आपको ईमेल एंड SMS के द्वारा भी भेज दिया जाएगा। अच्छा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर की बात की गई है क्योंकि ये दुर्गापुर में सिचुएटेड है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। तो ऑनलाइन एग्जाम जो है दैट इज CBT या टेस्ट जो है वो मतलब कि हेल्ड करवाया जा सकता है कोलकाता में या फिर कोलकाता के आसपास। या फिर सी मेरी ने ये भी बोला है कि हम लाइक राइट को रिजर्व करते हैं कि सॉरी हाँ हम सी मेरी ने ये भी बोला है कि अदर सेंटर फॉर द कैंडिडेट्स, मतलब कि एक तरीके से ये जो बोला गया है कि कोलकाता में या कोलकाता के आसपास रखा जा सकता है, तो उसके अलावा भी ये और भी सेंटर भी एक तरीके से एलोकेट कर सकते हैं। तो ये चीज अभी फिलहाल में डाउट में है, तो आपको उसी ढंग से रखना है दिमाग कि हाँ आपको कोलकाता में सेंटर पड़ सकता है या कोलकाता के आसपास पड़ सकता है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तब तो आई थिंक कोई इशू उतना नहीं होगा, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर रहते हैं और अप्लाई करने वाले हैं तो उसी तरीके से अपना मेंटालिटी सेट कर लीजिएगा कि आपका सेंटर जो है कोलकाता या कोलकाता के आसपास हो सकता है, या फिर कोई और सेंटर भी ये अलॉट कर सकते हैं। मे बी शायद विद टाइम ये डिसीजन लेंगे, मे बी इस बेसिस पे कि हाँ उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म कितने स्टेट से रिसीव हो रहे हैं, उस बेसिस पे भी शायद ये अगर मतलब डिसीजन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सी बातें मेंशन की गई हैं, तो इसको प्लीज आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। मतलब आप अप्लाई करने वाले हैं ना इस पोस्ट के लिए, तो आपको एक बार जो है इसको अच्छे से गो थ्रू जरूर करना होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे जो मेन पॉइंट्स थे उनको एक तरीके से आपको हाईलाइट कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।